हेलो बच्चों, ये है हमारी क्लास 6। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस। मैंने आपको पहले बताया था ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेसन का। तो ये सारी चीजें देखेंगे हम यहाँ पे। रेजिस्टेंस क्या है, इसके जो फार्मूला है, उसके बाद हमने सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह देखने। देखो एज यूजुअल सिलेबस होगा इसमें। मैं आपको बताऊंगा सिलेबस में हमने क्या क्या कर लिया है, और ये मोटिवेशन थोड़ी सी रखी है। उसके बाद ये बाकी आपको पता ही है। यहाँ पर हम नोट्स देख रहे हैं, ये नोट्स हैं इसके। उसके बाद कुछ एमसीक्यू हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेवल बढ़ा के मैंने। और एक टॉपिक है यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर का, वो भी रेजिस्टेंस से ही निकला। ठीक है, तो ये सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे सिलेबस में आप देखो, जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं वो सबसे पहले देखो, पहली वीडियो हमारी थी सिलेबस के बारे में, वो आप देखना। दूसरी वीडियो हमने कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा। तीसरी वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा अच्छे से। चौथी वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, और पांचवी वीडियो में ओम्स लॉ और उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हमने देखी। ठीक है, तो ये जो अब वीडियो है ये है रेजिस्टेंस के ऊपर और उसकी डिपेंडेंस। ये याद रखना, डिपेंडेंस एक भी चीज हमने नहीं छोड़नी। 6 नंबर पूरे लेने हैं इस लेसन के, 100 आउट ऑफ 100 टारगेट होना चाहिए हमारा। ठीक है ना, वो तभी आएंगे जब आप अच्छे से हर वीडियो देखोगे, उसको रिवाइज करोगे, नोट्स को, अपने नोट्स अच्छे से बनाओ। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी मोटिवेशन दे देता हूँ। देखो, हमें हमेशा ना पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैं आपको ना एक एग्जांपल दे दूं, बोर नहीं करना है हमने, थोड़ा सा समझना है बस। मैं आपको ना हर कंसेप्ट के बारे में, जैसे पॉजिटिव क्यों, ये आपको लगे यार क्या, हाँ देखा हुआ बड़ा। देखो सपोज करो आपका एग्जाम है। ठीक है, अब एग्जाम है आपका। अब एग्जाम में आने हैं 4 लेसन। आपको ना 3 लेसन अच्छे से आ जाते हैं। अब एक लेसन बचा है जो आपने प्रिपेयर करना, और दिन भी एक ही बचा है। और ये जो एक लेसन है ये बहुत बड़ा है। ठीक है, अब इस लेसन की वजह से ना आप नेगेटिव हो जाओगे कि यार, आपको है कि मैं स्कोर भी अच्छा करूं, आप बोलोगे मुझे ये लेसन ही नहीं आता, इसी से ज्यादा नंबर का पेपर आना है, ये वो, आप बहुत नेगेटिव हो जाओगे। नेगेटिव हो जाओगे तो स्ट्रेस आपको आएगा, स्ट्रेस होगा तो आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। इसलिए आपने इस नेगेटिविटी को काटने के लिए सोचना क्या, थिंक पॉजिटिव। आपने सोचना यार एक लेसन है, आसान है, अगर 7 भी क्वेश्चन है लंबे लंबे, तो मैं क्या करूंगा, 3 प्रिपेयर कर लूंगा पहले, फिर बाद में मैं थोड़ा शाम को देख लूंगा, तो इजी है यार, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कर लेंगे। क्या है इसमें। आपने अपने आप को पॉजिटिव सोचा, आपने पॉजिटिव सोचा, और पॉजिटिविटी की वजह से आप देखना, आपके जो लेसन है ना, बेशक 7 क्वेश्चन आप प्रिपेयर नहीं हो पाए पूरे, लेकिन आप 4 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। अगर आपने एक स्ट्रिक्ट अच्छा सा टाइम टेबल बनाया और पॉजिटिव सोचा, तो पॉजिटिविटी की बहुत है। आपको जो चीज स्ट्रेस दे ना, वो नेगेटिव करती है आपको। तो आपको वो स्ट्रेस को क्या करना है, खत्म करना है पॉजिटिव सोच के कि यार मैं तो कर लूंगा। ठीक है, इससे फिर आपके अंदर क्या होगा कि एक पोटेंशियल आएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, अब यहां पर सुनो, कंसेप्ट का नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज में रुकावट पैदा करना। क्या बनना, रुकावट पैदा करना, रुकावट। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। अब यहाँ पे सपोज करो करंट आ रही है 50 एम्पियर। रुकावट पैदा करना किसमें, करंट में। किसमें, करंट में रुकावट पैदा करना। अगर यहाँ से करंट आ रही है, सपोज करो वोल्टेज दी, यहाँ पे करंट है 50 एम्पियर, यहाँ से करंट 50 एम्पियर आ रही है। जब ये रेजिस्टेंस से जाएगी, अब रेजिस्टेंस करंट को क्या करेगा, कम करेगा। तो यहाँ पे कितनी बचेगी, 40 एम्पियर। समझ आई बात। और अगर मैं यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा दूं, ठीक है ना, तो यहाँ से भी जब करंट जाएगी तो ये करंट को और कम करेगा। क्या बताइए, यहाँ पे करंट जो है वो 30 एम्पियर बचे। तो इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, जो क्या करता है, करंट को कम करता है। ठीक है, तो आपने ये मोटे मोटे तौर पे याद रखना। आपने ना एक फार्मूला पढ़ा था ओम्स लॉ में, जो पिछली वीडियो में, V इज इक्वल टू आई आर। यहां से भी आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, V अपान आई, आर को यहीं पे रहने दो, ये भी रेजिस्टेंस का फार्मूला है एक। ठीक है, लेकिन हमने जो अब फार्मूला यूज करना है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कौन सा फार्मूला है जो न्यूमेरिकल में भी यूज करना। देखो बच्चे, बस ये चीज जो है ना, ये देखना। रेजिस्टेंस का मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था कि ऊपर सिलेबस में देखो कि क्या है, इसकी डिपेंडेंस किसके ऊपर है। बस इसी से ये फार्मूला बनता है, डिपेंडेंस से। मैं आपको बताता हूँ, देखो रेजिस्टेंस जो है ना, वो पहले याद रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ठीक है ना, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ा तो लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसको मानो कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 1। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको पता चल गया। अब दूसरी इक्वेशन देखो, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब ये उल्टा हो गया ना, डिवाइड में आ गया, एरिया नीचे आया। ठीक है ना, इसको बोलते हैं इनवर्सली। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो यहाँ पर एरिया क्या होगा, कम होगा। और अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ये आपने याद रखना है। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी क्या करेगी,
घटेगी। ये कौन सी इक्वेशन होगी हमारी? 2। ये आपने दो चीजें याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पहले लेंथ के ऊपर, फिर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया के ऊपर। एरिया आपको पता है ना, देखो जैसे एक वायर है, ये मैंने पतली वायर लगाई, ये जो अंदर देख रहे हो ना ये क्या है, एरिया। अब यहाँ पे अगर मैं मोटी वायर लगा लूं, अब यहाँ पर एरिया अंदर देख रहे हो ना, ये अंदर एरिया है, ये सारा एरिया, ये एरिया ये ज्यादा है ना बड़ी वाली वायर का, तो बस ये एरिया की बात कर, ठीक है ना। जितना एरिया कम होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गई। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या करूंगा, कंबाइन करूंगा और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ऑन कंबाइनिंग 1 and 2 वी ऑब्टेन, हमें क्या मिलेगा, मैंने इसके नोट्स भी दिए हैं आपको नीचे। हमने पहली इक्वेशन लिख देनी है वैसे के वैसे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना हो तो हमेशा कांस्टेंट लगता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए, यही हमारा फार्मूला है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो इक्वल टू और ये कांस्टेंट लगा, ये जो है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम, दूसरा नाम है इसका रेजिस्टिविटी। क्या नाम है इसका, रेजिस्टिविटी। इसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है, इसको रो भी बोलते हैं कई लोग, रो, ठीक है। और एक और नाम है इसका रेजिस्टिविटी के बाद, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये आपने सारे वर्ड्स याद रखने हैं, आपको कई बार पूछ सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया रेजिस्टेंस का फार्मूला, आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए। कई बार इस ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, रेजिस्टेंस का फार्मूला आपको पता चल गया ना, अब मैं इसके ऊपर ना थोड़े आपको ना न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ। पहले ये नोट्स देख लेते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द, अपोज मतलब रुकावट पैदा करना, किसमें, फ्लो ऑफ करंट में, थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी ये दी है, ये ओम्स लॉ से जो मैंने आपको ऊपर बताया है बनाई हुई है। ओम्स लॉ पता है ना, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, और यहाँ पे V अपान आई इज इक्वल टू आर, यही बना हुआ है। तो इस V को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशो, रेशो मतलब अपान में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस टू द एंड्स ऑफ करंट, यहाँ पे नीचे क्या है, करंट, तो यही डिफाइन लिखी है आपने। ये दोनों करनी है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, ओम, ये याद रखना। एसआई यूनिट क्या होता है, ओम, ठीक है। और वोल्टेज का क्या होता है, वोल्ट होता है, और करंट का क्या होता है, एम्पियर, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको याद। अब रेजिस्टेंस डिपेंड किस में करता है, मैंने आपको पहले बताया रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, और दूसरा हमने किस पे डिपेंड देखा था, एरिया पे, और तीसरा है ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस याद रखना हमेशा, जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है किस पे, लेंथ पे, ठीक है, एरिया पे, ठीक है, मटेरियल पे, ठीक है, और टेम्परेचर पे। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है, ये चीज अच्छे से समझना, ये न्यूमेरिकल या क्वेश्चन में कई बार ना एमसीक्यू में पूछते हैं, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो किस किस पे डिपेंड करती है, ये समझो। रेजिस्टिविटी जो है ना बच्चे, वो लेंथ, एरिया, मटेरियल, टेम्परेचर, ना वो लेंथ पे डिपेंड करती है ना एरिया पे, वो सिर्फ डिपेंड करती है मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे, रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट किसके है, लेंथ में भी नहीं है और एरिया में भी नहीं है, सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टेंस चारों पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, रेजिस्टेंस लेंथ, एरिया, मटेरियल, टेम्परेचर, और रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये आपका डिपेंडेंस वाला वो खत्म हो गया, अच्छे से हमने इस चीज को समझ लिया, ठीक है। अब मैं आपको ना, ये इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है रेजिस्टेंस की, तो मैंने पहले आपको बताया था आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एल, दूसरा आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर ये आंसर आ गया। रो इज अ कांस्टेंट ऑफ, कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ, यहाँ पे रेजिस्टिविटी आ गया, देखो रेजिस्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी ये देखो, ये फार्मूला था ना, आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए। अब रो को निकालना है हमने, तो आप क्या करो, रो को इधर ही रखो, ए ऊपर आ जाएगा, आर इंटू ए, और एल नीचे आ जाएगा, तो एल नीचे आ गया, यही फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। अब यहाँ पर ना रेजिस्टिविटी को क्या किया हुआ है इन्होंने, आर इज इक्वल टू रो कब होता है ये बताना है, तो ये रेजिस्टिविटी की डिफाइन होगी। अब मुझे बताओ आर इक्वल टू रो बनाना है ना, तो यहाँ पे हम लेंथ क्या ले लेंगे 1, और एरिया क्या ले लेंगे 1, यहाँ पे वैल्यू डालो आप,
ठीक है ना। लेंथ इसमें वैल्यू डालो आप, लेंथ को क्या लेना है 1 और एरिया को क्या लेना है 1, तो रो इक्वल टू क्या है आर ए अपॉन एल है ना इसका फार्मूला। तो रो इज इक्वल टू आर, ए की वैल्यू क्या है 1 और एल की वैल्यू क्या है 1, तो रो किसके बराबर हो गया रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। यहाँ पर यही डिफाइन लिखी है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ, लेंथ हमने कितनी ले ली 1, ठीक है, और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया हमने कितना ले लिया 1, इसी को क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ दैट वायर। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से कंसेप्ट पता चल गया होगा, डिफाइन कैसे बनी ये वो सब कुछ। इसका ऐसा यूनिट देख लेते हैं कैसे बना। फार्मूला क्या था आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए, यहाँ से हमने रो निकालना है तो रो का क्या बनेगा आर ए ऊपर जाएगा इंटू ए अपान एल। अब मुझे बताओ रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है ओम, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, एरिया का ऐसा यूनिट यहाँ पर यूनिट क्या होता है एरिया का होता है ना 2 बार मीटर स्क्वायर आता है, और लेंथ पे क्या आएगा मीटर, स्क्वायर और मीटर कट के आंसर क्या आया ओम मीटर, ओम मीटर आया, इसको ओम बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने ओम मीटर। और मैंने आपको पहले ही बताया रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है मटेरियल और टेम्परेचर पे, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ये डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टेंस बार बार याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे, टेम्परेचर, मटेरियल, ये चारों चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको थोड़े से न्यूमेरिकल की तरफ ले चलता हूँ, और इसकी ये थोड़ा पहले एमसीक्यू है। कहता है कि रेजिस्टेंस बताओ किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस तो ये लेंथ पे भी करता है, एरिया पे भी करता है, टेम्परेचर पे भी करता है, मटेरियल में भी, ऑल ऑफ द अबव, ये आंसर आ गया। साइज, साइज मतलब लेंथ हो गया यहाँ पे, शेप मतलब शेप किससे बनती है, अगर इसका एरिया अंदर ऐसा है तो इसकी ये शेप होगी, शेप मतलब एरिया। लेंथ और एरिया के इंडिपेंडेंट कौन है, मतलब डिपेंड नहीं करता, लेंथ और एरिया किस में नहीं होती रेजिस्टिविटी में नहीं होती, तो यही आंसर है। इंडिपेंडेंट पूछा ना, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ अ कंडक्टर, तो ये आंसर क्या होगा रेजिस्टिविटी। इसके अच्छे से बच्चे नोट्स बनाना सब कुछ। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल है ये, व्हेन द एरिया ऑफ व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज डबल देन रेजिस्टेंस बिकम्स, रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है रो एल अपान ए, और यहाँ पर उसने क्या बोला है क्या डबल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल होगा तो मैं रो एल अपान ए की जगह क्या लिख दूंगा 2a, एरिया क्या हो रहा है डबल हो रहा है ना, एरिया इज 2a, ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 1/2 रो एल अपान ए, तो 1/2 हो गया मतलब हाफ हुआ, यही आंसर है। ठीक है, इजी है ना, ए की जगह क्या लिखा 2a, 2 को बाहर निकाला हाफ हो गया, तो ये याद रखना आपने। ठीक है, दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ आओ। व्हेन द रेडियस ऑफ अ वायर इज डबल, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस का आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए। अब यहाँ पर ए की वैल्यू जो है हमने वहां पे मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर भी ले सकते हैं, क्योंकि रेडियस डबल करना है, ठीक है ना, आर को क्या लिखेंगे 2r, तो यहाँ पे रो एल अपान पाई, आर की जगह 2r का स्क्वायर हो जाएगा, रो एल अपान, अब मुझे बताओ पाई 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रो एल अपान पाई आर स्क्वायर, 4 को मैं कहाँ ले लूंगा बाहर, तो ये क्या बना 1/4 बना, तो इसके आंसर में क्या आएगा मुझे बताओ 1/4 आ गया ना। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तीसरे पे आओ, द रेडियस ऑफ अ रेजिस्टेंस इज हाफ, अब रेडियस क्या हो गया 1/2, तो रेजिस्टेंस क्या होगा आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए, तो आर इज इक्वल टू रो एल, ए की जगह क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ गया रो एल अपान पाई, आर की जगह में क्या लिखूंगा हाफ करना है 1/2 का स्क्वायर। अब देखो रो एल अपान पाई 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, ये 4 जब ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा 4 रो एल अपान पाई, तो ये कितना टाइम्स हो गया 4 टाइम्स, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 4 टाइम्स। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक टॉपिक बचा हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर्स का। ये चीज ना अच्छे से आप जितना भी मैंने पढ़ाया ना आपको ये सारा देख लेना, इसमें ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, रो रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, रेजिस्टेंस वगैरह ये सारी चीजें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। देखो कंडक्टर क्या होता है, बस ये याद रखना जिसमें सबसे ज्यादा करंट फ्लो करती है, अच्छे से करंट फ्लो करती है उसी को कंडक्टर बोलते हैं ना, सी से कंडक्टर सी से करंट, जिसमें अच्छे से करंट फ्लो करती है उसको क्या बोलते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर जिसमें करंट अच्छे से फ्लो नहीं करती, ये चीज। अब मैंने आपको एक चीज बताई, मैंने आपको क्या चीज बताई बताओ, अगर किसी चीज मैंने बोला आपको कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका मतलब क्या होता है कि करंट को रोकना, करंट को रोकना। अगर रेजिस्टेंस बड़ा ज्यादा है, बड़ा ज्यादा, तो करंट को वो रोकेगा, तो करंट क्या होगी
कम होगी, उल्टा होगा। और अगर रेजिस्टेंस क्या है, कम है, मतलब कम ही है, करंट करंट क्या करेगी, आराम से फ्लो करेगी, है ना। तो एक दूसरे के उल्टा होता है ये, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, कंडक्टर में करंट अच्छे से फ्लो करती है, मतलब करंट क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। करंट ज्यादा है तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। तो यहाँ पे यही लिखा है, दो सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड कंडक्टर्स, कंडक्टर्स अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट इजिली। ठीक है, आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक वायर्स में अच्छे से जो है करंट फ्लो करती है, क्योंकि वो कॉपर और एल्युमिनियम यूज करते हैं, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो। आई होप आपकी कंसेप्चुअल लर्निंग अब बहुत अच्छे से होगी होगी, अब आपको समझ आया होगा, हाँ यार, है ना। और अब मुझे बताओ इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर में करंट क्या करती है, कम फ्लो करती है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। तो यही लिखा है, दो सब्सटेंस विच हैव हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ठीक है ना। एन इंसुलेटर डज नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट, और इसका आंसर क्या है, रबड़ एंड वुड। आई होप आपको अच्छे से ये कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। तो ये सारी मैंने आपके सामने रखा था, आपने हमने एक एक चीज देखी कि रेजिस्टेंस क्या है और इसकी डिपेंडेंस क्या है, रेजिस्टिविटी हमने पढ़ी, ठीक है ना। हमारा यहाँ पे ये रेजिस्टेंस और इसकी डिपेंडेंस खत्म हो गया, हमने यहाँ पे रेजिस्टिविटी को भी पढ़ लिया, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसलिए ध्यान में रखना। अगला जो इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सीरीज और पैरेलल का, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और टॉपिक बचेगा, फिर देखते हैं। तो ये क्लास थी बच्चे, मोटिवेशन आपको पता चल गया। एक बार इस वीडियो को पूरा देखना, क्या क्या हमने किया, अच्छे से रिवाइज करके इसके नोट्स बना के, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो। और बच्चे वीकली टेस्ट देखो, जो बच्चे बाहर से ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे अगर आप बड़ी दूर रहते हो, है ना, तो आप वीकली टेस्ट जो हैं हमारे पास, अगर आप सुंदरबनी आ सकते हो केटीएस के सेंटर में, वहां तो दे ही सकते हो, ठीक है। हमें इन्फॉर्म कर देना, अगर आप नहीं भी दे पा रहे हो तो घर पे दे दो, है ना। घर पे ही खुद का टेस्ट बनाओ, या हमसे व्हाट्सएप मंगा लो पेपर, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे पेपर मंगा के अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय बाय, टेक केयर।